नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बीटीएससी की जो क्लास है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि हम लोग नया टॉपिक मिडवाइफरी देख रहे हैं और इससे वीवीआई क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन की ज़्यादातर आने की चांसेस है वही क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। और साथ ही आपका जो वेटेज रहेंगे बीटीएससी एएनएम एग्ज़ाम में, इस एग्ज़ाम से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा, इस टॉपिक से आपका एग्ज़ाम में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग स्किप नहीं कर सकते, इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे तो उतना क्वेश्चन को आप लोग छोड़ नहीं सकते हैं। तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, सारे जो लेक्चर प्रोवाइड करते हैं सारे देखिए, आपको निश्चित रूप से सारा कुछ आने लगेगा। और पीडीएफ ले लीजिएगा तो आपको और भी बेनिफिट हो जाएगा, और भी सारा कुछ, और भी जो एक्सटर्नल चीज़ें होती है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपका जो तैयारी है और जो एक्स्ट्रा क्लासेज होती है वो भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि नितंब प्रस्तुति में ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब कि नितंब प्रस्तुति में क्या ज़्यादा खतरनाक होता है ये पूछे जा रहे हैं। जैसे कि इसमें दिया है कि नाभिक नाल प्रोपाइल्स या सहसा प्रसव या पैर जो प्रोलैप्स होते हैं या हाथ प्रोलैप्स। तो नाभिक के नितंब प्रस्तुति में जो ज़्यादा खतरनाक होती है वो क्या होती है? नाभिक नाल प्रोलैप्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री में गर्भाशय में गर्भाशय में करीब कितने किलोग्राम वृद्धि हो जाते हैं। मतलब गर्भ अवस्था के दौरान जो स्त्रियाँ गर्भ अवस्था धारण करती है तो उस समय उसकी जो वज़न है वो शरीर के वज़न में कितना वृद्धि आती है, ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यदि कोई भी स्त्रियाँ गर्भ धारण करती है तो उसके जो शरीर होते हैं उसका शरीर का वज़न 11 केजी बढ़ जाता है। कितना? 11 केजी उसका वज़न बढ़ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से क्या खतरा हो सकता है। तो बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से, जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया कि रक्तस्राव, संक्रमण या गर्भाशय का फट जाना या ज्ञानेंद्रियों की क्षति होना। तो बार बार सिजेरियन सेक्शन करने से क्या होता है? रक्तस्राव होती है। क्या होती है? रक्तस्राव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अब आप लोगों को पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए अपनी तैयारी को मजबूत करिए, अच्छे से तैयारी करिए, अपना 100% दीजिए। निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा, कोई टफ नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत सीमित दिया गया है। तो ऐसे में आपका तैयारी अगर थोड़ा सा भी आप कर लीजिएगा तैयारी तो आपको परमानेंट जॉब लग जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि वाटरनस जेली में डॉट डॉट दिखती है। वाटरनस जेली में क्या दिखती है ये आपसे पूछे जा रहे हैं। नाभिक नाल या वाइजेना या प्लेसेंटा या ओवरी। तो वाटरनल जेली में जो दिखती है वह क्या है? नाभिक नाल। क्या दिखती है? नाभिक नाल वाटरनल जेली में दिखती है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भ अवस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है। कह रहा है कि गर्भ अवस्था के कौन से समय पर गर्भाशय का सिम्फिसिस प्यूबिस तक पहुंच जाता है? 20 सप्ताह, 12 सप्ताह, 16 सप्ताह या 24 सप्ताह। यह कब होती है? तो 12 सप्ताह। कब? 12 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकिया रुब्रा का रंग डॉट डॉट होता है। मतलब लोकिया रुब्रा का रंग क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। पीला, हरा, सफ़ेद या लाल। तो लोकिया रुब्रा का जो रंग होता है वो कैसा होता है? लाल होता है। कैसा होता है? लाल होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि
गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की सामान्य दर है। मतलब गर्भस्थ शिशु के हृदय की धड़कन की जो सामान्य दर होती है वह कितना होती है? 70 से 80 पर मिनट, या 100 से कम, या 120 से 140 पर मिनट, या 150 से 200 पर मिनट। तो गर्भस्थ शिशु के जो हृदय की धड़कन का सामान्य दर होती है वो होती है 120 से 40 पर मिनट। कितना होता है? 120 से 140 पर मिनट। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक गर्भवती स्त्री के पेट के बीच में गहरी रजित लंबवत रेखा डॉट डॉट कहलाती है। जो लंबवत रेखा होती है गर्भवती स्त्री के पेट के बीच में, उस रेखा को क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट है क्लोएस्मा, दूसरा है लैनुगो, तीसरा आपका दिया है लूनिया नाइग्रा, चौथा दिया है क्लोएक्समा। तो गर्भ अवस्था में गर्भवती स्त्री के जो पेट में गहरी जो रंजित लंबवत रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा। क्या कहते हैं? लीनिया नाइग्रा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था की अवधि में गर्भाशय का फंड्स नाभिक एवं जिफिस्टर्म के मध्य कब होता है? मतलब कि गर्भ अवस्था की अवधि में गर्भाशय का जो फंड्स होता है वो नाभिक और जिफिस्टर्म के मध्य में कब होता है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। 20 सप्ताह, 24 सप्ताह, 26 सप्ताह या 30 सप्ताह। तो ये कब होती है? तो ये 30 सप्ताह में होती है। कब होती है? 30 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा के समय से पहले अपनी जगह से अलग हो जाने को क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया, या एवर्सियम प्लेसेंटा, या प्लेसेंटा एक्रीटा, या प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो सामान्य जगह पर जो परिस्थिति प्लेसेंटा अपनी समय से जो जगह से हट जाती है तो उसको क्या कहते हैं? एवर्सियो प्लेसेंटा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंड कोशिका का निषेचन सामान्यतः कहाँ होती है? जो अंड कोशिका का निषेचन होती है वह कहाँ पर होती है? ये आपसे पूछे जा रहे हैं। अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो दिया है फैलोपियन ट्यूब का फिम्ब्रिएड शिरा, दूसरा है फैलोपियन ट्यूब का इंटरस्टिशियल शिरा, तीसरा ऑप्शन दिया है कार्प्स ल्यूटियम, और चौथा आपका दिया है कि फैलोपियन ट्यूब्स का एम्प्यूला। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैलोपियन ट्यूब का एम्प्यूला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि श्रोणि अनुप्रस्थ का व्यास क्या होता है? मतलब श्रोणि अनुप्रस्थ का व्यास कितना होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। 14 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, या 11 सेंटीमीटर, या 12 सेंटीमीटर। तो श्रेणी अनुप्रस्थ का जो व्यास होती है वो 11 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है? 11 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फीटल डिस्ट्रेस में एमनियोटिक फ्लूइड में पाया जाता है। मतलब फीटल डिस्ट्रेस में जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें क्या पाया जाता है? बाइल, या मिकोनियम, या वर्निक्स कैसियोसा, या पॉलीहाइड्रीमिनियोसिस। तो फीटल डिस्ट्रेस में जो एम्यूनिटिस फ्रूट्स होती है वो किस में पाया जाता है? तो वो मिकोनियम में पाया जाता है। किस में? मिकोनियम में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कुछ कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि ट्यूबल एक्सटोपिक प्रेगनेंसी के फट जाने पर किस शल्य चिकित्सक द्वारा ठीक किया जाता है। जो ट्यूबल एक्सटोपिक प्रेगनेंसी में फट जाता है तो उसको किस चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है। वैक्सेटॉमी या हिस्ट्रोस्टॉमी या उफ्रैक्टॉमी या सिल्फीजैक्टॉमी। तो इसको जो शल्य चिकित्सा द्वारा ठीक किया जाता है उसको क्या कहते हैं, सिल्फीजैक्टॉमी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वही नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्लेसेंटा का जन्म कहाँ से होता है। तो प्लेसेंटा की जन्म हम बात करें तो वो कहाँ से होती है, इसमें ऑप्शन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है कि कोरियोन फॉन्ड्रोसम, दूसरा है डेसिडियल वेरा और सी ऑप्शन है एमनियोन, चौथा दिया है मोयोमेट्रियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोरियोन फॉन्ड्रोसम। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यदि तैयारी करते रहिएगा तो आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा, और यदि जो तैयारी नहीं करेगा तो वो पहले ऐसे ही छट जाएगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, नंबर ऑफ फॉर्म भी बढ़ा है। उसके बात करें तो सब तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट के टेस्ट के माध्यम से और भी बहुत सारे स्रोतों से पता चला है। तो यदि आप लोग भी अच्छे से नहीं तैयारी करिएगा तो निकलना थोड़ा कठिन हो जाएगा, क्योंकि 10,000 ही सीट है, फॉर्म फिल बहुत हुआ है और अदर कंपटीशन से तो कम है, लेकिन फिर भी 70,000 में आपका 10,000 का ही होगा, तो समझ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों का तैयारी आपको अपना अच्छे से करने होंगे, अच्छे ध्यान देकर पढ़ना होगा। 1-2 बार जो भी पढ़ाते हैं उसको रिवाइज करिएगा, तो आपको निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकल जाएगा। और एक बार एग्ज़ाम निकल गया तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि ये परमानेंट जॉब है। परमानेंट है तो आपको ना हटाने की डर है, ना कोई मतलब कि ऐसा होगा, मतलब कि परमानेंट में आप जानते ही हैं संविदा कर्मी और परमानेंट में क्या अंतर होती है। तो आप लोग ये मौका छोड़िए नहीं, क्योंकि ये मौका आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है, और जल्द ही इनका भी बहाली होगा। अभी टीचर वाले के कारण रुका हुआ था, लेकिन जल्द ही जैसे दिसंबर बोला गया है, तो दिसंबर में आप लोगों को एग्ज़ाम का डेट देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन और करते हैं, आगे का क्वेश्चन और बहुत सारा क्वेश्चन कर लेते हैं, और ज़्यादा देर तो नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा देर में आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो जितना देर आप लोगों का अच्छा लगे उतना देर हम लोग करेंगे, और उसके बाद हम लोग का ये टॉपिक थोड़ा लंबा है, चलेगा थोड़ा दिन, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कब कहाँ से कौन क्वेश्चन आ जाएगा ये आपको सारा कुछ ध्यान में रहेगा, तभी पता चल पाएगा। और इजीली है, ऑब्जेक्टिव है, तो आपको 2 बार पढ़िएगा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। दिया गया है कि गर्भ अवस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ता है। एक था कि जब स्त्री गर्भ अवस्था धारण करती है तो कितना वजन बढ़ता है, उसके बारे में हम लोग ने देखे थे, कितना 11 kg। उसी क्वेश्चन को मतलब कि घुमा दिया है, मतलब कि थोड़ा सा रोटेट करके मतलब अच्छे ढंग से पूछा। वो पूछा रहा था कि गर्भ अवस्था धारण करती स्त्री तब कितना वजन होता है, इसमें पूछ रहा है कि गर्भ अवस्था के अंत में लगभग कितना वजन बढ़ता है, मतलब कि फाइनल जो होता है, मतलब जैसे फाइनल स्टेज अंत में जो पहुंचती है उस टाइम 11 kg के लगभग होती है। तो वही इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12 kg के बीच में, और उसमें भी दिया गया था 11 kg। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 से 12 kg के बीच में। अगर 11 दिया है तो 11 हम लोग देख लेंगे। तो इस समझ सकते हैं इस रेंज में, उसका मतलब ऐसा नहीं है, किसी के 10 भी होता है, किसी में 11 भी बढ़ता है, किसी में 12 तक भी चल जाता है। तो इस तरह से बढ़ता है उनका गर्भ अवस्था धारण करने पर उसका वजन, शरीर का वजन स्त्रियों में बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि स्कैल्प और पेरियास्टमियम के ऊपर
इडी इडीमेटस सूजन को क्या कहते हैं? बर्थमार्क या कैप्यूट एक्सीडेनम या हेड इंजरी या सिफाइल हेमाटोमा। तो स्कैल्प जो पेरियार्टियम के ऊपर जो इडीमेटम सूजन होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैपिट जो सेक्सीडेनम कहते हैं, सेक्सीडेनम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा शब्द थोड़ा सा आपको उच्चारण करने में कठिन थोड़ा सा लगेगा, लेकिन आराम से यदि उच्चारण करिएगा तो इजली आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कठिन है, इससे भी ज़्यादा कठिन आप लोग संस्कृत में पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य जगह पर स्थित प्लेसेंटा के समय से पहले अलग हो जाना क्या होता है? मतलब प्लेसेंटा सामान्य जगह पर लेकिन अपनी स्थिति से अलग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेसेंटा प्रीविया या एवर्सियो प्लेसेंटी या प्लेसेंटा एक्रीटा या प्लेसेंटा इनक्रीटा। तो इन्हें क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेसेंटा प्रीविया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कि इनमें से कौन सा कार्य लाइकर द्वारा नहीं किया जाता है? मतलब लाइकर द्वारा इनमें से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? शौक को कर्वजोब करता है या भ्रूण के तापमान को सामान्य रखता है या यह प्रसव के समय सर्विक्स का विस्तार करता है या भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। तो इनमें से कौन सा लाइकर द्वारा नहीं किया जाता ये आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ये क्या है? यह भ्रूण को पोषण प्रदान करता है, मतलब नहीं करता है, मतलब कि जो लाइकर होती है वो उसका कार्य नहीं है कि भ्रूण को पोषण प्रदान करे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें आप देख लीजिए, इसमें कह रहा है कि नहीं करता है, मतलब उसका कार्य नहीं है, वो आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाले 2 आर्टरी है, यूटेराइन आर्टरी एवं, मतलब कह रहा है कि गर्भाशय को रक्त आपूर्ति करने वाली जो 2 आर्टरी होते हैं उसमें से एक है यूटेराइन आर्टरी और दूसरा आर्टरी आपसे पूछे जा रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन आपका दिया गया है ओवेरियम आर्टरी, दूसरा दिया है फीमोरल आर्टरी और तीसरा दिया है कि हाइपोग्रेस्टिक आर्टरी, चौथा दिया है लेटरल थेरेसिस। तो अगर दूसरे आर्टरी की हम यदि बात करें तो वह क्या होती है? ओवेरियम आर्टरी। क्या होती है? ओवेरियम आर्टरी। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कुछ कह रहा है? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भ अवस्था में HCG एवं HPL हार्मोन का स्रोत होता है। मतलब गर्भ अवस्था में HCG एवं HPL का जो हार्मोन होती है उसका स्रोत क्या होती है? माँ, अपरा या मिला जुला स्रोत या भ्रूण। तो इसका जो स्रोत होता है वो क्या होती है? अपरा होता है। मतलब कि HCG एवं HPL हार्मोन का जो स्रोत है वह क्या होती है? अपरा होती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंसेप्शन के 15वें दिन, सॉरी कंसेप्शन है, इंसेप्शन नहीं है, कंसेप्शन के 15वें दिन के से 15वां दिन से 8वें सप्ताह तक अंतर गर्भाशयी विकास की अवस्था को क्या कहते हैं? मतलब कंसेप्शन के जो 15वें दिन से 8वें सप्ताह तक के अंतर के गर्भाशयी विकास होती है उस अवस्था को क्या कहते हैं? भ्रूण अवस्था या एम्ब्रियो अवस्था या ओवम अवस्था या पोस्ट कंसेप्शन अवस्था। तो इस अवस्था को जो कहा जाता है वो क्या है? एम्ब्रियो अवस्था। क्या कहा जाता है उसको?
एम्ब्रियो अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेस प्रस्तुति का जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर आप जानते हैं जो नीचे वाली भाग होती है, कह रहा है कि फेस प्रस्तुति का जो डिनोमिनेटर होती है वह क्या होता है? स्कैपुला या मेंटम या ऑक्सीपुट या सैक्रम। तो इसको जो कहा जाता है उसको क्या कहा जाता है? मेंटम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंटम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भ्रूण को ऑक्सीजन युक्त रक्त किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मतलब भ्रूण में जो रक्त पहुंचता है, जो ऑक्सीजन युक्त होते हैं, जिसमें ऑक्सीजन भी होती है, वह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? डक्टस आर्टियोसिस या अम्बिलिकल आर्टरी या अम्बिलिकल वेन या पैरावेन ओवेल। तो भ्रूण में जो ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाया जाता है या प्रदान किया जाता है वो किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। किसके द्वारा? अम्बिलिकल वेन के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहे हैं कि भ्रूण कपाल का सबसे छोटा तिरछा व्यास कौन सा होता है? मतलब व्यास है, मतलब इसका जो सबसे तिरछा एवं छोटा व्यास है वो कौन सा होता है? तो होता है बाइटेम्पोरल। क्या होता है? बाइटेम्पोरल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं और एक दिन में हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन तक हम लोग देखते हैं। एक जो क्लास होती है उसमें हम लोग 40 क्वेश्चन देखते हैं। अदर क्लास में आपको और क्वेश्चन चलते हैं जो कि आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड किए जाते हैं। जो कैंडिडेट मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो परचेज बैच है उन सारे को प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपका जो सिलेबस है टाइम टू टाइम ख़त्म होंगे, रिवाइज भी हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिएगा, आपका निश्चित रूप से एग्ज़ाम निकलेगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।